नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप कैसे स्वस्थ व अपने को फिट रख सकते हैं और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर व अन्य गंभीर बीमारियों से कैसे निजात पा सकते हैं, जिसके लिए आपको ये पूरी खबर देखने के बाद ही आप निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार खुद इन गंभीर रोगों से ग्रस्त थे और इन्हीं दवाइयों से उन्हें निजात मिली। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को कि कैसे जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव ने अपने जीवन में बदलाव लाया और खुद को बीमारियों से निजात पाए। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। इस विषय पे मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ बांटने आया हूँ। बोलने से पहले मैं परिचय दे दूं कि मैं 1990 बैच का IAS अफसर हूँ, जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव, और मैंने MSc जंतु विज्ञान से किया है। IAS में आने के पहले मेरा सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी था और इन्हीं सब्जेक्ट से मैंने प्रीलिम्स दी थी और IAS में फर्स्ट चांस में मैं क्वालिफाई किया था और आ गया था। फिर उसके बाद विषय की पढ़ाई छूट गई थी। जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की चुनौतियां अलग होती है, आप उसके अनुसार अपने को डालते हैं। तो IAS में आने के बाद वो सारे जो विभाग मिलता गया उसके अनुसार काम चलता गया। धीरे धीरे मेरा जब 30-35 की एज को मैंने क्रॉस किया तो मेरा वेट बढ़ने लगा और मैं डायबिटिक भी हो गया। मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक थे, माता पिता भी डायबिटिक थे और मेरे फादर की डेथ, मेरे पिताजी की डेथ डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल्योर से हुई। डायबिटिक के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी पे वो कुछ दिन 5 साल तक सर्वाइव किए, पर उसके बाद एक इन्फेक्शन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इस बीमारी की गंभीरता को मैंने अपने परिवार में देखा और जब मैं स्वयं इससे ग्रस्त हो गया तो जैसा रूटीन में होता है आप सभी करते हैं, मैं भी वही कर रहा था। डॉक्टर के पास गया। जैसे ही हमें डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें पता अचानक ही चलता है, आपको अचानक ही पता चलता है कि कोई कहता है क्या कि आप ब्लड टेस्ट करा लो और आप ब्लड टेस्ट कराते हो और फिर ब्लड टेस्ट कराने के बाद आप देखते हो कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है और फिर आपके जीवन इसी सर्किल में चलते रहती है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर दवाई चेक करता है, देखता है कि आपका ब्लड शुगर सही मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर दवाई घटाता है, कभी बढ़ाता है। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और आप इस सर्किल में घूमते रहते हैं। और कुछ साल बाद आप ये महसूस करते हैं कि जब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो आपकी दवाइयों का डोज बढ़ जाता है। फिर कुछ साल बाद और बढ़ जाता है, फिर उसमें से और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, उसकी दवाइयाँ अलग से जुड़ जाती है। पहले डायबिटिक होती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, फिर मोटापा होता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आँखों की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे जुड़ने लगती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरी तो शुगर कंट्रोल में रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि साहब डायबिटीज़ जो है क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़। जो क्रोनिक मीन्स कि जैसे पुरानी, कि जैसे जैसे पुरानी होगी, प्रोग्रेसिव मीन्स वो डिजीज़ बढ़ती जाएगी, कि जैसे जैसे ये पुरानी होगी वैसे वैसे आपकी डिजीज़ बढ़ते जाएगी डायबिटीज़ में। अगर आप 5 साल से डायबिटीज़ है तो अगर आप 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ग्रेजुअली आपकी दवाई बढ़ती जाएगी। बट ऐसा क्यों होता है? आपको अगर बुखार लगता है या कोई और बीमारी होती है तो आप तो दवाई खाते हो तो ठीक हो जाते हो, वो डिजीज़ तो बढ़ती नहीं है। अगर डायबिटीज़ की दवाई उसका इलाज होती तो फिर इस डिजीज़ को क्रोनिक प्रोग्रेसिव तो नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी बीमारी बढ़ते रहती है और आप इसी में जूझते रहते हैं कि मैं कैसे अपना ब्लड शुगर मेंटेन करूं। तो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे आपको डायबिटीज़ से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं 2018 में मुझे ये पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। उसके पहले मैं 7 साल से डायबिटिक था और मैं सुबह 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था, शाम में 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था। इसके बाद इंस्टाबेल मेडिसिन थी और कई सारी दवाइयाँ थी जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा, मैं दिखाऊँगा। और मैंने जब सुना कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है तो मैंने इस पर फिर अपना एक रिसर्च किया।
दुनिया भर के लिटरेचर को पढ़ा, कई जगह से ऑनलाइन कोर्स की, फिर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस प्रयोग को मैंने अपने ऊपर किया और मैंने इसे जून 2018 में स्टार्ट किया था। 6 महीने के अंदर मैं अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सफल हो गया। विदाउट मेडिसिन आ गया मैं। वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कारण है और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। इसमें किसी चूरन का कोई रोल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं किसी भी तरह के किसी प्रोडक्ट की कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ ताकि आपको वो चीज़ लेना पड़े। मैंने जो कुछ किया वो सारी चीज़ें किचन में होती है और आपके भी किचन में है। आपको कहीं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी पद्धति को भूल गए हैं जिसकी वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो रिवर्सल, डायबिटीज़ रिवर्सल का जो एक प्रोग्राम है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत ये है कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो बीमार जन्म नहीं लेता है, एक्सेप्ट कुछ अपवाद को छोड़ करके जिसमें कि कुछ जेनेटिक एरर्स होते हैं, अगर हम उसे छोड़ दें तो बाकी कोई बीमार नहीं जन्म लेता। ईश्वर उसे इस दुनिया में स्वस्थ भेजता है। धीरे धीरे जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसकी विषाक्तता की वजह से, उसके विषैलेपन की वजह से हमारा शरीर बीमार होना आरंभ हो जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका परिणाम तुरंत दिखता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे हमारा शरीर लगातार लड़ता रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, आपको उसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ईश्वर ने जो अंग दिए हैं उसके अंदर ये क्षमता दी है कि वो ऑटो करेक्ट कर सकती है, चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकती है। अगर आप बीमार होते हो तो आपका शरीर अपने आप उसको हील कर सकता है, स्वयं ठीक कर सकता है। तो पहला सिद्धांत यह है कि अपवाद को छोड़ करके हम कभी भी बीमार जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य बीमार जन्म नहीं लेता है। दूसरा कि हम अपने खान पान और वातावरण के विषैलेपन की वजह से बीमार पड़ते हैं। तीसरा कि हमारा शरीर हमें ठीक करने की क्षमता रखता है, अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। तो फिर हम क्यों नहीं हील हो पाते हैं, क्यों हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि हम अपने शरीर की क्षमता से अधिक उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने अगर कोई कार खरीदी, उसकी मैक्सिमम स्पीड अगर 80 किलोमीटर है, आप उसे 120-150 पे चलाएंगे तो निश्चित रूप से उसके इंजन में क्षति आएगी। अगर आपने कार पेट्रोल की खरीदी है, उसमें डीजल डालेंगे तो कार नहीं चलेगी। डीजल की कार है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। जो मशीन जिस चीज़ के लिए बनी हुई है वो उसी मशीन पे चलेगी। लेकिन ईश्वर ने जो ये मशीन हमें दी है उसे हम किसी भी चीज़ से चलाते रहते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा भोजन क्या है। कार के लिए तो हम समझते हैं कि वो पेट्रोल की है, वो डीजल की है, उसको मेंटेनेंस तो हम करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं समझते हैं। अपने लिए हम कुछ भी खाते रहते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन है। जब हम इस मशीनरी को सपोर्ट देंगे, जैसे आपकी कार की एक आप रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, उसको अगर कुछ आवाज़ करने लग जाती है तो आप उसको गैराज भेजते हैं, उसके रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, वैसे ही आपकी मशीनरी, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी के लक्षण आते हैं तो वह एक सिम्टम है कि आपकी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है। आपको सिम्टम को नहीं, उस मशीनरी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सपोज़ करिए कि आप कार से कहीं जा रहे हैं और इंजन ऑयल का इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया, या आप स्कूटर से जा रहे हैं उसमें भी आप इंजन ऑयल डालते हैं, वो अगर ब्लिंक करने लग गया तो वो क्या इंडिकेटर है कि इंजन ऑयल समाप्त हो रहा है, आपको इंजन ऑयल डालना चाहिए। या डीजल पेट्रोल का इंडिकेटर अगर ब्लिंक कर रहा है तो वो एक आपको इंडिकेटर है कि अब सिर्फ इतनी बैलेंस बची है, इसके पहले आप उसको रिफ़िल कर लीजिए। आप उसके तरफ ध्यान न दे करके वो जो ब्लिंक कर रही है उसका अगर आप प्लग निकाल दो तो उससे तो आपकी समस्या हल होगी नहीं, कुछ देर जाके आगे कार आपकी खड़ी हो जाएगी। उसी तरह जो बीमारी के लक्षण हैं वो एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है।
लेकिन हम करते क्या हैं, जो गलती है उसको करेक्ट ना करके हम उस फ्यूज़ को निकाल देते हैं। एक दवाई दे देते हैं, वो फ्यूज़ को निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो ये एक जनरल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। प्रेजेंटेशन मेरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ये मेरी खुद की जर्नी है। आप इस फोटोग्राफ को देखिए। जुलाई 2018 में मैं इस तरह हुआ करता था। मेरी HbA1c 8.2 थी। फास्टिंग ब्लड शुगर 280 से 300 रहता था। PP ब्लड शुगर 200 प्लस रहता था। वेट 98 kg था। कमर का नाप 44 इंच था। शर्ट साइज XXL था। और जो दवाइयाँ मैं लेता था, एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए अब कैसे दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैं कैसा हूँ। तो ये जुलाई 2018 में मैं इस तरह का था। ये मसूरी एकेडमी की फ़ोटोग्राफ है। जब मैं लाल बहादुर शास्त्री मसूरी एकेडमी गया था तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ है। और जब मैंने इस कार्यक्रम को किया उसके बाद 6 महीने के बाद क्या बदलाव आया उसे आप देखिए। ये है, ये जून 2019 की मेरी फ़ोटोग्राफ है नैनीताल की, जब मैं वहाँ पे गया था। HbA1c पहले 8.2 थी, घट के 5.6 हो गई। फास्टिंग ब्लड शुगर पहले 280 से 300 रहता था, वो बिलो 100 हो गया। PP ब्लड शुगर 140 to 160 हो गया। वेट पहले से 98 था, उससे घट के 76 हो गया। आई लॉस्ट 24 kg वेट इन 6 मंथ। 6 महीने में 24 किलो वज़न घटा मेरा। कमर का साइज जो 44 था उससे घट के 34 हो गया। 10 इंच कमर की साइज़ घटी। और शर्ट की साइज़ जो XXL थी वो लार्ज हो गई। मेडिसिन नील, अब मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। पहले जो मैं दवाइयाँ खाता था वो जोरिल डायबिटीज़ की दवाई है, टाजोलैक ब्लड प्रेशर की दवाई है, इंस्टावेल भी डायबिटीज़ की। जब एक बार मेडिसिन काम नहीं करती है तो कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्टर। उसके अलावा और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेता था मैं। और बहुत सारे परेशानी थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, कार्डियक इशूज़ हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और घुटनों में दर्द रहता था, चलने में तकलीफ़ होती थी, सांस फूलती थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी है। और मैं ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब मैं कि एक हिल पे ट्रैकिंग के लिए गया था। और 1990 में जब मैं IAS की ट्रेनिंग कर रहा था, जो तब मैंने ट्रैकिंग की थी, वो 30 साल बाद मैंने फिर दोबारा वो ट्रैकिंग को किया। और मैंने अपने अंदर वो 30 साल पुरानी शक्ति को फिर से महसूस किया। तो ऐसा आप सभी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, हम इस पे आते हैं। हम सभी कोरोना की पैंडमिक से परिचित हैं और उससे बड़ा बचाव कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर डायबिटीज़ कोरोना से बड़ी पैंडमिक है। आप इस स्लाइड में देखिए कि भारत में ही 75 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। चाइना के बाद इंडिया दूसरा कंट्री है दुनिया में जहाँ की सबसे अधिक डायबिटीज़ की बीमारी है। और ये तब है जब बहुत सारी रिपोर्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 में हर एक आदमी डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, उसमें यूपी ने ये डेटा जारी किया था। इतना कोरोना से भी लोग अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। और कोरोना के लिए हम कितना बचाव करते हैं, क्योंकि उसका असर तुरंत दिखता है, इसका असर आपको कुछ दिन बाद दिखेगा। इसलिए आप इसके प्रति आश्वस्त हैं, कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब डायबिटिक होते हैं तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसको जानता नहीं है। नॉलेज और डिसिप्लिन अगर 2 चीज़ अगर हो जाए तो आप इस चीज़ को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने आया हूँ। डिसिप्लिन आपका खुद का होगा। एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। और कितना ग्राम शुगर होता है ये कोई बता सकता है? हमारे ब्लड के अंदर कितने ग्राम शुगर होता है? 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर होता है, 5 ग्राम, जो कि 1 चाय के चीनी चम्मच के बराबर है। यानी 1 चम्मच में जितनी चीनी होती है, हमारे शरीर का सारा खून सिर्फ उतने ही शुगर को रख सकता है, उसके ज़्यादा उससे अधिक शुगर को नहीं रख सकता। क्योंकि जब आप में से कोई डायबिटिक है आप लोगों ने फास्टिंग शुगर कराई होगी, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि 100 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए, या 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। 100 mg पर डेसीलीटर को आप अगर लीटर में कन्वर्ट कर दें
तो 1 ग्राम प्रति लीटर आता है। हम सिर्फ वो देखते हैं कि 100 नंबर जानते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। तो आज आप उसका मतलब समझ लीजिए कि 100 mg पर डेसीलीटर का मतलब हुआ कि 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी आपके शरीर में यदि ब्लड शुगर का लेवल 5 ग्राम है 5 लीटर में 100 mg पर डेसीलीटर, तो नॉर्मल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। और 180 mg पर डेसीलीटर इज़ मैक्सिमम लिमिट। 180 यानी 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ग्राम होगा। तो बॉडी में जो हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है उसके शुगर कैरिंग कैपेसिटी 5 ग्राम से 9 ग्राम के रेंज के बीच में है। हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइंड है, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म पहले से बनाया हुआ है कि यदि 5 ग्राम से शुगर घटने लगता है तो आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि उस शुगर को मेंटेन करने के लिए आप फ़ौरन जाएंगे, खाना खाएंगे ताकि वो शुगर का लेवल आपका बना रहे। और यदि 9 ग्राम से ऊपर शुगर बढ़ने लग गया, यानी 180 mg पर डेसीलीटर से अगर आपका शुगर ज़्यादा हो गया, तो किडनी उस शुगर को फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकाल देती है। पहले जब शुगर का पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं था तो लोग इसी से जानते थे कि उनका पेशाब मीठा हो रहा है, तो शुगर पेशाब से बाहर जा रहा है, यूरिन से शुगर बाहर जा रहा है। तो यूरिन से शुगर क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि अगर उससे ऊपर 180 mg से ज़्यादा शुगर अगर आपके ब्लड में हो जाएगा तो आपका ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा। आप अगर शुगर को यहाँ छोड़ दें और उस पर 2 बूंद पानी डाल दें, थोड़ी देर बाद आप उसको छुएं तो आप उसमें देखेंगे कि हाथ में चिपकता है वो। तो उसी तरह ब्लड में अगर उससे ज़्यादा चीनी हो जाएगा तो वो ब्लड आपका विस्कस हो जाएगा। तो हमारी जो धमनियों में, हमारी रक्तशिराओं में जो ब्लड रन कर रहा है वो इतना विस्कस होगा कि आपकी ब्लड फ्लो के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। गाढ़ा हो जाएगा खून इतना ज़्यादा कि ठीक से वो फ्लो नहीं करेगा। तो उसको पतला करने के लिए आपको प्यास लगेगी ज़्यादा, ताकि आप पानी पियो तो वो सही होगा। जब आप पानी पिएंगे और उसको पतला करने के लिए तो वाटर रिटेंशन होगा आपके बॉडी में। तो वाटर रिटेंशन होगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर है वो बढ़ करके 7 लीटर हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। अब हार्ट को पहले 5 लीटर ब्लड पंप करना पड़ता था, अब उसको 8 लीटर ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए बॉडी में ऐसा इंतज़ाम ईश्वर ने किया हुआ है कि किडनी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 180 mg पर डेसीलीटर, यानी उससे ज़्यादा जैसे ही ब्लड में शुगर होता है किडनी उसको एब्जॉर्ब करके फिल्टर करके यूरिन के थ्रू पास कर देती है। अब चूँकि शुगर को किडनी वैसे यूरिन में तो वैसे गाढ़ा यूरिन जा नहीं सकता, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है। और जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो डायबिटीज़ का पहला ही लक्षण ये है कि आपको रात में खूब सारा यूरिनेशन होगा, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, गला सूखेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। यानी जैसे ब्लड शुगर आपका बढ़ा उस रेंज के बाद तो आपको बार बार यूरिनेशन होगी, बार बार आपको प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा, शरीर में कमज़ोरी होगी आपको। अब शरीर में कमज़ोरी क्यों होती है? जो शुगर है हमारा वो फूड है, पूरे बॉडी का फूड है, पूरे बॉडी को एनर्जी उसी से मिलती है। जैसे कि कार को पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, डीजल के कार को डीजल से मिलती है, वैसे हमारे बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे आप दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है फिर भी आपको वीकनेस लग रही है। अगर ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको तो ऊर्जा ज़्यादा मिलनी चाहिए, आपको ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, ज़्यादा दौड़ना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जिनको भी डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर अगर बढ़ गया तो आपको लगेगा कि आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकान होगा, हाथ पैर में झंझनाहट होगी, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बार बार यूरिनेशन होगा, गला सूखेगा, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ब्लड में शुगर है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में हुआ कि 500 और 1000 के नोट आपके पास हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको कितनी बेचैनी हुई थी उस समय, जिनके पास पुराने नोट रहे होंगे, सब लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि वो आपके लिए यूज़लेस हो गए, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह जब एक लिमिट के बाद ब्लड शुगर हो जाता है तो बॉडी उसको यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाता है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है।
उतनी ज़्यादा शुगर की वजह से। तो जब वो रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो, अधिक शुगर रहने के बाद भी आपको वीकनेस है। तो हम आगे उस रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो आप इसमें देखिए, जो पहला बिंदु है कि शुगर को समझने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी का जो गोल है वो ये है कि ब्लड शुगर 100 mg पर डेसीलीटर रहे। उससे नीचे अगर होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ऊपर से उसके ऊपर होता है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कितनी है वो हमने आपको बता दी। किडनी थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया कि 180 mg के ऊपर होता है तो वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड शुगर मेंटेन कैसे होता है, हमारे बॉडी में कौन सी वैसी मशीनरी है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। तो दो अंग हैं हमारे शरीर में जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। लाल में आप देखेंगे रेड कलर से, एक है पैनक्रियाज और दूसरा है लिवर। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शुगर कंट्रोल करने में सिर्फ पैनक्रियाज का रोल है, लेकिन पैनक्रियाज से ज़्यादा लिवर का रोल है। पैनक्रियाज का रोल तब है जब आप खाना खा रहे होते हैं या खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं उसमें पैनक्रियाज आपके ब्लड शुगर को इंसुलिन के थ्रू कंट्रोल करती है, और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका लिवर आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। कि आपने ये हमेशा महसूस, आप ये अगर अपने को देखिए कि दिन में तो आपको 3-3, 4-4 घंटे में भूख लगती है, और रात में रफली आप 10 घंटे 11 घंटे सोते हैं, लेकिन आपको उसमें भूख नहीं लगती है, और सुबह उठते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। रात में अगर खाना आपने 7 बजे 8 बजे खाया, लेकिन सुबह उठेंगे तो भी ब्लड शुगर आपका घटा नहीं रहता है, सही रहता है। तो जब आप सोते रहते हैं, व्हेन यू आर इन स्लीप स्टेज, तो आपकी बॉडी को ब्लड शुगर लिवर में स्टोर्ड शुगर से मिलती है। लिवर के अंदर जो स्टोर्ड शुगर होता है उससे मिलती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर ये सारा सिस्टम बॉडी में बना हुआ है तो वो तो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। लास्ट बुलेट पे आप आइए, तो इसमें क्या है, फूड जो होता है हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी को ऊर्जा देता है, फ्यूल टू बॉडी, और वो फूड ग्लूकोज में ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा, प्रोटीन खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा। फैट का एक अलग सिस्टम है, फैट ग्लूकोज में नहीं ब्रेक होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है वो 3 उसके उपयोग हैं, ABC। पहला, वो आपको ऊर्जा देता है। वो ग्लूकोज जब तक आपको ऊर्जा दे रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा यह है कि वो ग्लूकोज जो अतिरिक्त होता है, जो ऊर्जा देने के अलावा है, वो लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है। वो भी ठीक है, जब आप रात में नहीं खाएंगे तो वो ग्लाइकोजन टूट करके आपको ग्लूकोज दे देगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है, लेकिन हम खाना खाने लग जाते हैं। तो हमें इसके पोटेशियम की सप्लाई को ठीक करने के लिए 7 से 8 बॉल हरी सब्जियों को खाना है। कैसे खाएंगे ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। कहना बड़ा आसान है, 7 से 8 बॉल हरी बिना पकाई हुई सब्जी को आप नहीं खा सकते। तो उसके खाने का तरीका है, जो ऊपर आप गिलास देख रहे हैं, स्मूदी बनाना। मैं फिर नेक्स्ट कोई लेक्चर दूंगा तो उस पर आपको जो अल्टरनेट फूड है वो फूड कैसे तैयार करते हैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि ये जीवन भर चलने वाली चीज़ें हैं। जब आप ये जान लेंगे कि इस फूड को इस फूड से रिप्लेस करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बट संक्षेप में कि पालक के पत्ते ले लेते हैं। पालक के पत्ते को 8-10 पत्तों को लिया और उसको अच्छी तरह सफाई कर लिया। सफाई करके उसमें तुलसी या पान का पत्ता या पुदीने का पत्ता या कड़ी पत्ता, यानी एक मेजर लीफ एक माइनर लीफ। छोटा पत्ता में से आपके पास कई ऑप्शन हैं, टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी छोटा पत्ता ले सकते हैं। तुलसी, करी पत्ता, पुदीने का पत्ता, ये पान का पत्ता, ये ले सकते हैं। और बड़े पत्ते में बेस के रूप में पालक लेते हैं, पालक का 8-10 पत्ता, उसको साफ़ करके काट करके मिक्सी में डालते हैं। उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू, थोड़ा काली मिर्च और आधा फल, आप या तो एप्पल डालें आधा या आधा डालें आप सेब केला डालें थोड़ा टेस्टी होने के लिए, और थोड़ा उसमें लाल और पीला जितने भी वो कलर वाले आते हैं, शिमला मिर्च, थोड़ा ग्रीन, उसकी एक स्टिप डालते हैं। फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करके उसको छानते नहीं हैं, उसमें पीने लायक पानी डाल करके स्वाद के अनुसार नमक नींबू डाल के 600 ml मैं सुबह पीता हूँ, 600 ml शाम में लेता हूँ बड़े गिलास में। यानी सुबह जो मैंने पिया वो 3 कटोरी सब्जी के बराबर है, जो शाम में लिया वो 3 कटोरी के बराबर हो गया। तो इस तरह से अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल बॉडी के अंदर जा रही है, इसको लेते हैं। उसके अलावा जो आप खाना खाने बैठते हैं उसके पहले खूब सारा ग्रीन सलाद खाते हैं। तो हरा सलाद खाते हैं तो वो भी अनकुक्ड होता है, तो वो भी खाते हैं। आप में से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो मैं ही प्रश्न करके उत्तर दे दे रहा हूँ कि
इसमें एक लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो पत्ते वाली सब्ज़ी में कीड़े होते हैं, लार्वा होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको खाएंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसका सबसे आसान मेथड है कि उसको थोड़ा गुनगुने पानी में थोड़ा नमक नींबू डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट बाद फिर आप उसको रनिंग टैप वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इसको यूज़ करिए। और अगर किसी के पास अपना छोटा सा खेत है तो क्यारी में अपनी उगाइए, अपनी ऑर्गेनिक फूड लीजिए, वो सबसे बेहतर है। आजकल घर पे भी लोग गमले में भी उगाते हैं। गमले में अगर आप 8-10 गमले में पालक लगा देंगे तो आपके पास सफिशिएंट पालक रहेगा और रिसाइकिल होता रहेगा, आप उसको यूज़ करते रहेंगे। इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक फल आप देख रहे हैं ये एवोकाडो फल है, जो कि बीच में उसका बीज है वो अब मिलने लग गया है यहाँ पे, बाहर का फल है, लेकिन ये एवोकाडो में फ़ैट होता है जो कि बॉडी के लिए सबसे फ्रेंडली फ़ैट है, सबसे अच्छा फ़ैट है। तो उसको जब लेते हैं तो आप अगर फ़ैट खाते हो तो ज़्यादा देर भूख नहीं लगती, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। आप महसूस करेंगे रोटी खाएंगे तो तुरंत भूख लगेगी, पराठे खाएंगे तो देर से भूख लगेगी, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। और फ़ैट के डाइजेशन के लिए और फ़ैट के प्रोसेसिंग के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस फैट को जब आप जब रोटी पर लगा देते हैं या पराठे पर लगाते हो तो नुकसान करता है। तो ये उसका जो हेल्दी फ़ैट है उसको हम यहाँ पे सलाद में या स्मूदी में लेते हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आप प्रोटीन आप खाइए, एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी बनी हुई है। लेकिन अलग से कई सारे यंग बच्चे को उनका जिम ट्रेनर करता है कि वे प्रोटीन पीजिए, सब आप बॉडी बनाइए, मसल बनाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक की ज़रूरत सिर्फ उनको है जो एथलीट हैं, जो एक्स्ट्रा मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो जाके 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिम करते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे दौड़ते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। बाकी किसी को नहीं। हमारा जो भोजन प्रणाली है उसमें प्रोटीन इतना है कि हमको प्रोटीन मिल जाता है, अलग से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप है कि फ़ैट को बर्न करने के लिए। फ़ैट को बर्न करने के 2 सिस्टम हैं। पहला सिस्टम है एक्सरसाइज करना और दूसरा सिस्टम है फास्टिंग करना, जो हमारे पुराने समय से उपवास का जो एक नियम चला रहा है। उपवास बॉडी में इकट्ठे टॉक्सिन्स को निकालने का और फैट को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन साधन है। एक्सरसाइज से भी अच्छा। एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट बॉडी पे 20% होता है, फूड का 80% होता है। आप बहुत मेहनत करके एक्सरसाइज करेंगे तो मुश्किल से 250 से 300 कैलोरी बर्न करेंगे, जो आप 2 समोसे खाएंगे तो उतने बराबर हो जाएंगे। 4 रोटी खाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज गया बेकार, कोई काम का नहीं। लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह साहब 10 किलोमीटर टहलता हूँ तब भी शुगर बढ़ा रहता है, फिर लौट करके 4 पराठे मूली पराठे दबा लिए जाड़ों के दिनों में, तो फिर आपकी शुगर तो बढ़ेगी। और ऊपर से थोड़ा मट्ठा ले लिया, फिर गुड़ ले लिया, तो फिर तो बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज का बेनिफिट दूसरा है ज़रूर, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज आपके शुगर को घटाने में बहुत कंट्रोल करे रोल है, तो उसका रोल 20% है। ये ज़रूर है कि एक्सरसाइज आपके बॉडी को हाई रखती है, आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिविटी आती है एक्सरसाइज से। आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, आपके मसल्स वर्कआउट होते हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपको फूड पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब मैंने पहले 6 महीने में 24 किलो वज़न घटाया तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। नो जिम, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, पैदल भी नहीं चलता था, सिर्फ फूड से मैंने करा। और जब ठीक हो गया तो अब मैं 1.5 से 2 घंटे जिम करता हूँ, क्योंकि अब बॉडी में इतनी एनर्जी फील होती है कि अब करने में मज़ा आता है, एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। तो जो फैट बर्न करने का सिस्टम है, पहला फूड कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज और दूसरा है फास्टिंग। फूड कैसे लेना है, डाइट करेक्शन कैसे करेंगे, इस पे हम आते हैं। डाइट करेक्शन और एक्सरसाइज आपको करेक्ट कर सकती है। आपको स्टॉप मिल्क एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों? कि जो 1 गिलास दूध हम लेते हैं, 300 ml दूध, जो 300 ml दूध लेते हैं, 100 ml दूध में 5 ग्राम शुगर होता है। 300 ml जो दूध लिया आपने, उसमें 15 ग्राम शुगर है, बिना चीनी मिलाए सादे दूध में। तो ऑलरेडी उतना शुगर है, जैसे आपने 300 ml दूध लिया तो 15 ग्राम शुगर आपके में गई। और ज़्यादातर लोग रात में सोते समय दूध लेते हैं, तो जब आप रात में सोते समय दूध लेते हैं तो 15 ग्राम शुगर आप अपने बॉडी के अंदर
डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी पहले से उसको क्षमता में लेने के लिए तैयार नहीं है और आप उसको दे रहे हैं। दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती है, वो जो मैंने एक मसल सेल का फोटोग्राफ दिखाया था आपको, जिसके अंदर येलो फैट जमा थे, तो जो दूध का फैट होता है वो मसल सेल को इम्प्रेगनेट कर जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जैसे आप दूध बंद करेंगे, आप में से कोई भी जो डायबिटिक है, अगर वो दूध बंद करे, दूध की चाय बंद करे, आप देखना कि 1 सप्ताह बंद करते ही आपकी दवाइयाँ घट जाएगी, बिना कुछ किए हुए आपके मेडिसिन का डोज घट जाएगा। आपका ब्लड शुगर 40 to 80 यूनिट कम हो जाता है अगर आप मिल्क नहीं लेते हैं तो, या मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो। शुगर और शुगर की बनी हुई चीज़ें नहीं लें, सारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं लें, पैकेज प्रोडक्ट जो बाहर के होते हैं वो मत लीजिए। उसके अंदर MSG होता है। जब जो बच्चे, अगर किसी ने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा हो, जो बायो साइंस के हो, तो फूड के पीछे लिखा रहता है जो पैकेज पर, उसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। MSG क्या करता है, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जीभ के ऊपर टेस्ट बड होता है, उसको 200 गुना बढ़ा देता है, तो आपको वो फूड बड़ा टेस्टी लगता है। पिज्ज़ा में, बर्गर में, इन सब में MSG खूब जम कर के प्रयोग होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। वो आपको खिलाई इसलिए रहे हैं कि आप पहले खाइए, और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जो मैकडोनल्ड और हैमबर्गर और बर्गर वाले जो हैं, इनकी 40 to 60% शेयर डायबिटीज़ की दवाई बनाने की कंपनियों में है। तो पहले आपको खाना खिला के बीमार करते हैं, उसके बाद आपको दवाई बेचते हैं। तो आप पहले खाना खा के बीमार पड़ जाइए, फिर इनकी दवाई खाइए। आप जब ऐसे फूड हमें कैसे खाना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना है, प्रोटीन 40 से 50 ग्राम, ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, वो आपको नॉर्मल फूड से मिलता है। अवॉइड नॉनवेज एंड एनिमल फैट। आप अगर एनिमल फैट और नॉनवेज को छोड़ सकें तो बहुत अच्छा है। दूध भी उसमें आता है एनिमल फैट में, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हमको लगता है कि दूध कैल्शियम देता है। हमारे अंदर दिमाग में भ्रांति है कि दूध कैल्शियम देता है। ये सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? हाथी की। हाथी का बच्चा दूध पीता है, किसी ने देखा है क्या? गाय का बच्चा भी दूध तभी तक पीता है जब तक वो बच्चा होता है, उसके बाद दूध नहीं पीता है। सारे एनिमल्स जो हैं वो मदर मिल्क तभी तक पीते हैं जब वो अपने फूड पे नहीं आ जाते हैं। तो बॉडी वैसी डिज़ाइंड होती है कि मिल्क तभी तक चाहिए जब तक कि वो सेल्फ फूड पे नहीं आते हैं। लेकिन हम उनका फूड ले रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं वो तो किसी बछड़े के लिए या बछिया के लिए बना हुआ है दूध, वो दूध हम पी रहे हैं। और ठीक है, वो भी ठीक है, दूध पिए हम, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर होगा। आपकी सेहत की थाली ऐसी होनी चाहिए, ये उसका एक सैंपल है कि आप देखिए, क्योंकि एक थाली अगर आप लेते हैं तो उसमें 40% वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन 25% है, अनाज क्या है 25%। इसको मैं 25% फार्मूला बोलता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली आती है दाल, सब्जी, चटनी, रोटी, और दाल, सब्जी, चटनी का परोसन नहीं आता है, रोटी का परोसन आते जाता है, रोटी चावल का। वो दोबारा नहीं लेते हो आप, वो बहुत कम, अगर बहुत टेस्टी बना तब आप लेते हैं, वो भी थोड़ा लेते हैं, लेकिन रोटी बढ़ते जाती है, चावल बढ़ते जाती है, रोटी के बाद चावल भी लेते हैं। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो हमारी थाली में जो खाने का परसेंटेज अनाज का है, जो ग्रेन का परसेंटेज है, वो 50 से 60% होता है, और बाकी फल, सब्जियां और प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। ये आपको करेक्ट करना है, आपको थाली 25% ग्रेन पे आना है। और उसमें डिसिप्लिन ये कि अगर आपने एक थाली ली, उसमें दाल, सब्जी, चटनी, रायता और रोटी ली, अगर आपको दूसरी और सलाद लिया, एक बॉल खूब सारा सलाद, सब्जियों में सलाद लेना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी रोटी चाहिए तो पहले दाल, सब्जी, रायता, चटनी सब लीजिए, वो खाइए, तब दूसरी रोटी लीजिए। यानी वी शुड गो अपोजिट साइड। अभी जिधर से हम चल रहे हैं उसको उल्टा चलना है। तो जब मैंने इसको शुरू किया तो एक रोटी के बाद दूसरा रोटी खाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी रोटी खाने के पहले आपको दाल, सब्जी, चटनी सब चीज़ खाना पड़ेगा, तभी दूसरी रोटी आपको मिलेगी। तो मैंने अपनी वाइफ को और अपने सर्वेंट को कह दिया था कि दूसरी रोटी मेरी थाली में डालना ही तब जब मैं बाकी दाल, चटनी, सलाद खा लूँगा, सेकेंड सर्विंग। तो सेकेंड सर्विंग के बाद रोटी की ज़रूरत नहीं, तो आपका ग्रेन पार्ट कम हो जाता है। डायबिटीज़ को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वो ग्रेन और शुगर आपने चाह के छोड़ दी, लेकिन ग्रेन चूँकि हमारे फूड का मेन कंस्टिट्यूएंट है, मुख्य खाना हमारा जो है रोटी चावल है, बिना उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे हम रहेंगे।
तो उसको कम करना है। तो जब आप बाकी चीज़ करेंगे तो वो रोटी चावल आपका कम हो जाएगा। फूड टू अवॉइड, देखिए मैंने इस पर लिखा है कि क्या क्या आपको फूड अवॉइड करना है जो डायबिटिक लोग हैं। 1 ग्लास मिल्क 300 ml में 3 स्पून शुगर 15 ग्राम होता है। पोहा हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, 80% कार्ब होता है पोहा में। चूरा मटर जारों में खूब खाते हैं हम लोग, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं बच्चे लोग बहुत खूब सारा, कॉर्नफ्लेक्स में 80% होता है। आप इससे कंपेयर करिए जो कफ सिरप हम पीते हैं उसमें 65% शुगर होता है, 65%। कितना मीठा होता है अगर आप पिए कफ सिरप तो, उससे 15% ज़्यादा होता है कॉर्नफ्लेक्स में। साबूदाना में 85% कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग उपवास के समय में साबूदाना खाते हैं, तो जो उपवास का सारा फ़ायदा होना चाहिए आपके शरीर को, वो साबूदाना खा के सब मिट्टियाँ मेट कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गुड़, शुगर, हनी, खांडसारी ये सब नहीं खानी है। वीट कम से कम खाना है, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। 4 रोटी जो आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ाती है। 4 चपाती, 2 समोसा, 1 रसगुल्ला आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ा देती है। उसको घटाने के लिए आपके पैनक्रियाज को कितना सारा इंसुलिन निकालना पड़ेगा, तब जा कर के वो मैनेज होगा। आप ये देखिए कि जब आप, ये एक स्टमक का डायग्राम है, 400 कैलोरी अगर आपने ऑयल लिया तो कितना पोर्शन हुआ, 400 कैलोरी अगर आपने फैट के रूप में खाया तो ये पूरी पेट खाली है, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन घट बढ़ा। 400 कैलोरी अगर आपने नॉनवेज खाया तो भी इतना सा बड़ा, बाकी खाली है। और 400 कैलोरी अगर आपने वेजिटेबल खाया तो ऊपर तक भर गया। इट मीन्स जब आप रॉ वेजिटेबल फूड पे आएंगे तो कैलोरी कट अपने आप ही हो जाएगी, आपको कोई कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपका पेट फुल हो जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तरह का खाना खाएंगे तो आप हाई कैलोरी खाएंगे, उसको रोक नहीं सकते हैं। हम इस पे आते हैं कि क्या हम परिवर्तन करते हैं। तो एक ये उज्ज्वल डाइट है जब मैंने किया, और ये रिवर्सल डाइट है। उज्ज्वली हम क्या करते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं तो 6:30 से 7:30 बजे जो भी टाइम है आपको उठने का, चाय कॉफ़ी विथ मिल्क या मेरी बिस्किट, एक ये रूटीन होता है सभी लोगों का। इसको रिप्लेस करना है न्यूट्रिएंट डेंस ग्रीन स्मूदी से, जो मैंने बताया आपको, पालक की स्मूदी लीजिए, या ब्लैक टी विथ कोकोनट मिल्क लीजिए। आप आज टेंडर कोकोनट मिलता है, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए, मिल्क, कोकोनट मिल्क बन जाता है। आप उसको दूध के बदले में ले सकते हैं। और ग्रीन टी लीजिए या हर्बल टी लीजिए, लेकिन सुबह की दूध की चाय, दूध की कॉफ़ी और बिस्किट ये आपको छोड़ देना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नमकीन बिस्किट खा सकते हैं कि नहीं, दाल मोठ खा सकते हैं कि नहीं। नमकीन बिस्किट और मीठा बिस्किट दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। नमकीन बिस्किट में भी शुगर डाली जाती है, उसका टेस्ट सॉल्टी करने के लिए ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। यानी मीठा तो आप खा ही रहे हो, ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं जो आपका बीपी बढ़ाएगा। तो बिस्किट इज़ बिस्किट, चाहे वो नमकीन हो चाहे मीठा हो, यू डोंट हैव टू ईट बिस्किट। बिस्किट आपको नहीं खानी है, दाल मोठ नहीं खाना है। आपको अगर नमकीन खाने का मन करे, भुना हुआ चना है उसमें थोड़ा नमक डाल के खाइए, भुने हुए लइये हैं थोड़े खाइए, वो खा सकते हैं आप। और हमारा नाश्ता क्या होता है, 8:30 से 9:30 बजे, चाहे पोहा लिया, उपमा, इडली, आमलेट, पराठा, रोटी, सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स, ये नॉर्मल नाश्ता होता है। इसको रिप्लेस करके सुबह के नाश्ते को नो ग्रेन ब्रेकफास्ट पे ले जाते हैं, यानी सुबह में कोई अनाज नहीं होता है, सुबह के नाश्ते में कोई अनाज नहीं होता है। स्प्राउट कम से कम 50% जितना आप खा रहे हैं, अंकुरित 50%। पल्स बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है, दाल का या चने का चीला, मूंग दाल का चीला या चने दाल का चीला, कई तरह के चीले बनते हैं, लोग घर में बनाते हैं, उसको लीजिए। यानी दाल पे आधारित ब्रेकफास्ट, तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। चटनी और ग्रीन सलाद, यानी सुबह के नाश्ते में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया तो एक टाइम का डाइट से आपका कार्बोहाइड्रेट चला गया। तो लगभग 800 से 1000 यूनिट जो आपका ब्लड शुगर बढ़ता सुबह के नाश्ते का, उसको आपने रोक लिया मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को करेक्ट करके और मॉर्निंग टी को करेक्ट करके। लंच में लोग नॉर्मल जो इधर देखें आप, लंच में चपाती, पल्स लंच आप करिए, नॉर्मल जो लंच है वही करिए, लेकिन उसमें 25% वाला फार्मूला लगाइए। और आटे को, गेहूं के आटे में आप बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए। गेहूं उसमें 15 से 20% हो, जितना कम गेहूं रहे उतना अच्छा। टेस्ट के हिसाब से सिर्फ गेहूं रहने दें, बाकी उसमें
बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको चावल खाने का मन करता है तो ब्राउन राइस या देहात में जो चावल मिलता है जिसके ऊपर का पॉलिश नहीं रिमूव होता है, उबला चावल उसको बोलते हैं, वो देखने में ब्राउन इस कलर का होता है, यानी उसका छिलका नहीं निकलता है। छिलका निकल के जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो फाइबर का लोड कम हो जाता है, तो वो शुगर, वो राइस क्या होता है, VIP हो जाता है। जैसे आपने खाया फट से शुगर रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर उस राइस को आपने छिलके के साथ खाया तो वो DIP हो जाता है, तुरंत शुगर रिलीज़ नहीं करता है, फाइबर लोड उसमें बढ़ा रहता है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन चावल या रोटी में से कोई एक, अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल खाइए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, दोनों को मिक्स मत करिए। और 25% ग्रेन का फार्मूला, शाम के टाइम में 3:30 से 4 बजे, 4-5 बजे बिस्किट लोग लेते हैं, चाय लेते हैं, उसके बदले आप सब्जियों का जूस लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बनवा करके आप अपने साथ थर्मस में कैरी कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, उसे ले लीजिए। हेल्दी स्नैक में आप भुना हुआ चना साथ में रख सकते हैं, थोड़ा 1 मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम ये ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। तरह तरह के बीज आते हैं जो पंपकिन सीड्स होते हैं, वो ले सकते हैं आप। पंपकिन सीड जो वो ग्रीन कलर का सीड होता है वो मिलता है बाज़ार में, पंपकिन सीड भी मिलता है, आप सीड ले सकते हैं। उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत अधिक होता है, विटामिन E होता है। महिलाएं और लड़कियां जितना कॉस्मेटिक क्रीम लगाती हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पंपकिन सीड का इफ़ेक्ट है। अगर आप पंपकिन सीड और अखरोट खाएंगे तो आपकी स्किन का ग्लो फेयर एंड लवली से ज़्यादा हो। फेयर एंड लवली तो खाली केमिकल है जो आप इसके ऊपर लगाते हैं, जैसे पानी से वॉश करेंगे आपके स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आप अंदर से बॉडी को नरिश करेंगे तो जो ग्लो आएगा वो परमानेंट होगा। डिनर में आप वही लें कि डिनर सिमिलर टू लंच होता है, लेकिन डिनर आपको सोने के 2.5 से 3 घंटे पहले लेना है। क्यों? अगर आपने जितना लेट खाना खाया तुरंत सो गए तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फूड शुड भी, जो जैन लोग करते हैं सबसे बेहतर होता है कि सूर्यास्त के पहले वो खाना खा लेते हैं, तो हमें भी वो फार्मूला अपना सकते हैं वो कि हम फूड पहले लें। फास्टिंग के बारे में लोग के बहुत सारी धारणाएं हैं, फास्टिंग को मैं अभी पास ऑन करूँगा। खाली इतना बता दूंगा कि छठ पूजा का त्यौहार है आज। देखिए हमारे परंपराओं में पहले से है जिसमें कि 2 दिन 3 दिन की फास्टिंग होती है, और फास्टिंग का मतलब ये है कि बॉडी की क्लिनजिंग, न सिर्फ फिजिकल क्लिनजिंग बल्कि मेंटल क्लिनजिंग भी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका ध्यान जब भोजन पे से हटता है तो आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में लगता है, तो आपका ध्यान, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगे। जब आप फास्टिंग करोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा, आपके ब्रेन ज़्यादा तेज़ एक्टिव काम करेंगे। इस तरह की फास्टिंग का सबसे सिंपल फार्मूला है जो आप कर सकते हैं, जो भी फास्टिंग को अडॉप्ट करना चाहें, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कि आप सुबह में आपने 6 से 12 बजे तक, आप ये देखिए इस सर्किल में पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, अगर आप ये लेते हैं तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होती। फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? हम सुबह लेते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह को कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? फास्ट को ब्रेक करना। हम तो फास्ट का अवसर ही नहीं देते हैं। रात में 8-9 बजे 10 बजे आपने खाया, खाना खाया। यंग बच्चे तो और 12-12 बजे खाना खाते हैं, और सुबह उठते ही 6 बजे चाय पी लिया। तो जो आपके बॉडी में 48 घंटे का ग्लाइकोजन स्टोर है, जब तक उसको भी नहीं यूज़ किया आपने, 8 घंटे बाद सुबह दूध चाय पी लिया, तो बॉडी को फास्टिंग का अवसर ही नहीं दिया। ब्रेकफास्ट किस बात का? न फास्ट किया नहीं, वो ब्रेकफास्ट करने लग गए। तो पहले फास्टिंग तो करो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना। तो जब अगर इस तरह से, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ फास्टिंग, कि आप सुबह का पहला भोजन 12 बजे लें, अगर आप कर सकते हो। क्यों? उसका कारण यह है कि रात में जब आप 8 बजे आपने खाना खाया तो सुबह पूरी रात आपने खाना नहीं खाया, तो आपका ग्लाइकोजन का स्टोर समाप्त हो रहा है। वो ग्लाइकोजन का स्टोर आपका 10 से 12 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। अगर आपने 4 घंटे और खाना नहीं खाया तो ये 4 घंटे आपने बॉडी को अपॉर्चुनिटी दी अपने अंदर के फैट को बर्न करने के लिए। जैसे आपने खाना खा लिया वैसे आपने, वो ग्लाइकोजन भी बचा रह गया, फैट के लॉकर को खोला ही नहीं आपने, खुलने ही नहीं दिया उसको, उसके ऊपर एक और ताला लगा दिया। तो जब मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसमें ऐसा लेते हैं, आप पानी लें, गुनगुना पानी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, उससे आपकी फास्टिंग नहीं ब्रेक होती है। नारियल पानी लीजिए, उससे फास्टिंग ब्रेक नहीं होती है। नाश्ता ब्रंच के रूप में 12 बजे लें आप, और रात का खाना आप
12 बजे से ये पूरा दिन आप 12 से 8 बजे के बीच खा लें, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपकी ये जो है 6 बजे से 12 बजे तक सुबह की फास्टिंग हो जाएगी और रात की 8 बजे से 6 बजे तक हो जाएगी। तो ये आपकी फास्टिंग हो जाएगी तो आप बेटर महसूस करेंगे। इससे अगर बॉडी आपकी यूज्ड हो जाएगी तो आगे आप और फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा वीक में 36 आवर का फास्ट करता हूँ। छठ पूजा में लोग 36 आवर का ही फास्ट करते हैं। कल खरना हुआ, खरना के समय प्रसाद खाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कल सुबह जब आज शाम में सूर्य का अर्घ देंगे, कल सुबह सूर्य का अर्घ देंगे, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। तो 2 रात 1 दिन, 12-12 घंटे की 2 रात हुई, 24 घंटे हुई और 12 घंटे का 1 दिन हुआ, 36 घंटा हो गया। 36 आवर का इसमें बिना पानी का फास्ट होता है छठ पूजा में। ये ड्राई फास्टिंग इसको बोलते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन वेट फास्टिंग आप कर सकते हो। मैं ये करता हूँ सप्ताह में 1 दिन, कोई भी दिन जो होगा चुन लेते हैं, उस दिन में नहीं खाते हैं और उसको 2 रात से जोड़ देते हैं कि 2 रात से जब जोड़ते हैं तो 1 रात तो आप नेचुरली आप रात में सो के उठे और 1 दिन नहीं खाया, दूसरे रात भी नहीं खाया, तो आपकी फास्टिंग 36 आवर हो गई। 2 रात नहीं खाया और 1 दिन को जोड़ दिया उसने आपको, तो आपकी फास्टिंग 36 आवर की होगी। जब पहले एक बार इसको आप करने लग जाएं, उसके बाद आप करते हैं तो आपके बॉडी से बहुत सारा कूड़ा कचरा जो बॉडी में इकट्ठा है, जो लिवर के ऊपर लोड बना हुआ है, वो सब निकलना शुरू होता है। आपकी लिवर क्लीन होती है, आपकी पैनक्रियाज क्लीन होती है, आपकी बॉडी सही होती है, फैट कम होता है। तो ये दैट यू कैन डू, ये कर सकते हैं आप। ठीक। फिर फिटनेस है, फिर एक्सरसाइज है। ये आज के लोगों का एटीट्यूड है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ठीक। ये बॉटल में इंसुलिन भर के इंसुलिन भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है। ये हमारा एटीट्यूड है। कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे दी, दवाई खा लेंगे साहब, रसगुल्ला भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, दवाई खा लेंगे। ये एटीट्यूड है। यानी जो ऊपर से डाल रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे। मैं तो कभी ये कहता हूँ कि अगर डायबिटीज़ की दवाई ना आई होती तो इतने लोग डायबिटीज़ से बीमार नहीं होते, क्योंकि तब वो मजबूर होते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन अब जब दवाई आ जाती है तो आप सोचते हो कौन ये सब झंझट पाले, हाँ एक छोटी सी टैबलेट खा लो, उसके बाद चाहे जो कुछ भी खाते रहो, चलते रहो। बट यू आर डैमेजिंग योर बॉडी बिकॉज दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। वो इलाज नहीं है, वो इलाज क्रोनिक ही है, वो आपको पुराना ले जाएगा और आप बाद में जब आपके ऑर्गन डैमेज होंगे तब आप कहेंगे, तो डॉक्टर कहेगा कि साहब वो तो होता ही है, 20 साल डायबिटीज़ के बाद तो ये होता ही है। ये हम बिल्कुल समाप्ति पे आ रहे हैं अब ये इसके